हेलो दोस्तों, ओके जॉब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीटी वाली सीरीज है जो उसके अंदर जो एमसीक्यूज वाले पोर्शन है उसको आगे बढ़ाते हुए हीट का पार्ट नंबर 2 है जो आपको आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं। लास्ट मैंने आपको कहा था ना कि पार्ट नंबर 2 तभी समझ में आएगा जब आप लोग पार्ट नंबर 1 पढ़ लोगे। इसीलिए आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि पार्ट नंबर 1 आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि इससे मैंने देखो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किए 21 से। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग यह है दोस्तों कि 20 क्वेश्चन हम ऑलरेडी करा चुके हैं उन और क्वेश्चंस को उसी आधार से सेट किया हुआ है कि आपको ना वो क्वेश्चन पढ़ने ही पड़ेंगे। तो आप फर्स्ट वाला वीडियो जरूर देख लेना जिससे आपको इन्हें समझने में आसानी रहे। देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, जिसमें आप लोग टॉपिक जो हमारे पास ऊष्मा है दोस्तों, ठीक है। इसका टॉपिक भी क्या है, हमारे पास ऊष्मा है और ये पार्ट्स में आपको वीडियोस अवेलेबल हो जाएगी। लोलक जो घड़ियां हैं गर्मियों में सुस्त हो जाती क्यों, ठीक है। मैंने आपको बताया था सिंपल पेंडुलम को मैंने पढ़ाया था, तो मैंने आपको कहा था कि आवर्तकाल जो होता है दोस्तों, सिंपल पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है बताओ वो उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी, अंडर रूट L अपॉन जी। और इस केस में हम लोग चीज देखते हैं, इसके अंदर इसको थोड़ा सा रोको एक सेकंड, इस तरीके से इसको, अब ठीक है। देखो मैंने कहा ना टी किसके समानुपाती होती है, अंडर रूट L अपॉन जी के। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब आप बताओ गर्मी में अगर दोस्तों यहां पर टी किसके प्रोपोर्शनल है, एल अंडर रूट L के। अगर मैंने कहा दोस्तों पहले केस में मैंने कह दिया अगर लंबाई बढ़ गई तो टी का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, ज्यादा। अगर दूसरे केस में लंबाई अगर घट गई तो टी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, कम। अब इसका सिंपल मीनिंग ये है, आपको प्रैक्टिकली भाषा में हम समझाएं कि मैंने आपको बताया कि जितनी भी धातु या कितनी भी चीजें होती है दोस्तों, तापमान देने पर उनकी क्या होती है, लंबाई में हमेशा बढ़ोतरी होती है। लंबाई बढ़ोतरी का मतलब है दोस्तों जितना ज्यादा हमारे पास एलोंगेट होगा, जितने ज्यादा लंबे चीजें होंगी तो वो दोस्तों क्या होंगी, उनको चक्कर लगाने में, यहां से यहां तक जाने में और वापस आने में, एक बार जाएगा वापस आएगा तो उसमें समय क्या लगेगा, ज्यादा। और ये जिसकी लंबी, अगर ये क्या होगा, लंबाई क्या हो जाएगी दोस्तों, कम, तो उसमें समय क्या लगेगा, कम। तो इसीलिए अगर ज्यादा समय लगेगा दोस्तों, एक चक्कर में ज्यादा समय लग रहा है तो घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये दोस्तों लोलक की लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जिससे इकाई दोलन मतलब एक चक्कर लगाने में, उस दोलन के द्वारा एक चक्कर लगाने में समय क्या लगता है, ज्यादा लगता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे दोस्तों, सी लगाएंगे हम लोग। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका कारण है। मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था पार्ट में, और फिर भी मैं आपको फिर बता देता हूं दोस्तों। पानी जमने पर, ठीक है, पानी को अगर जमा दिया जाए तो क्या बनता है दोस्तों, बर्फ। अब ये भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, जब पानी अगर जमता है तो दोस्तों आयतन का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। आयतन का मान बढ़ जाता है लेकिन घनत्व का मान क्या हो जाता है दोस्तों, घट जाता है। आपको नहीं याद है तो ऊपर और नीचे वाली कंडीशन याद कर लेना। जैसा कि आप जानते हो बर्फ कहाँ तैरती है, ऊपर, और पानी का रहता है नीचे। जब बर्फ ऊपर तैरेगी तो जो तैरने वाला था वो होता है कमजोर, और जो तैराने वाला होता है वो क्या होता है दोस्तों, भारी। तो ऊपर और नीचे वाला कंसेप्ट है ना, वो लागू होता है। ऊपर वाला कब लागू होगा, घनत्व होगा कम तो आयतन होगा ज्यादा, घनत्व होगा ज्यादा तो आयतन होगा कम। तो कंसेप्ट क्या लागू हो रहा है कि इसने, मैंने आपको बताया था कि हम लोग गाँव के रहने वाले, तो पाइपों में अगर सर्दियों के दिनों में टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो पानी जम जाता है। हम सुबह जाके मोटर का स्विच बटन ऑन करते हैं तो पानी उसमें फिल होता है। ऑलरेडी उसके अंदर बर्फ जमी होती है तो पाइपलाइन क्या हो जाती है, फट जाती है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। उसका कारण क्या है, पाइप ठंड से सिकुड़ जाती है, ऐसा नहीं है भाई। पाइप में पानी जमने पर सिकुड़ता है, सिकुड़ता तो है ही नहीं दोस्तों। पाइप में पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है। ऑप्शन नंबर सी है ये, ठीक है। क्या होता है, फैलता है। फैलने के कारण जितना उसको स्पेस है ना वो तो है ही, लेकिन उससे भी वो ज़्यादा ले लेता है और उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो पाइपलाइन क्या हो जाती है, फट जाती है। तो ऑप्शन नंबर लग जाएगा दोस्तों सी। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर हमको दिया हुआ है 23। देखो 23 की बात करेंगे, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ने पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है। आप जो ट्रेन की सब सफर करते हैं, ठीक है, सब लोग जाते हो, रेलवे स्टेशन पे जाते हो, तो अब ऐसा तो है नहीं कि जयपुर से अगर हम लोग मान के चलेंगे दिल्ली तक या अलवर तक पूरी एक ही पटरी हो, ऐसा नहीं है ना। तो दोस्तों पटरियों को क्या किया जाता है दोस्तों, रेलवे ट्रैक को ऐसे करके जोड़ा जाता है। तो आप देखना कभी इनको इस तरीके से रेलवे ट्रैक बनाया हुआ है तो इनके बीच में क्या रखा जाता है, गैप रखा जाता है। और वो गैप क्यों रखा जाता है, उसका कारण है, जब धातुओं को ऊष्मा दी जाती है तो दोस्तों उनमें क्या होता है, प्रसार होता है। क्या होता है, प्रसार होता है। जब धातुओं को क्या दिया जाता है दोस्तों, धातु को तापमान दिया जाता है। धातु क्या देता है दोस्तों, तापमान। तो उस स्थिति में तापमान देते हैं, तो तापमान दिया जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा बताओ, उनमें क्या होता है, प्रसार होता है। उनकी लंबाई में क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि। और इस प्रकार के प्रसार को हम लोग किस नाम से जानते हैं बताओ, इसको जानते हैं दोस्तों रेखीय प्रसार के नाम से, ठीक है। अब
ऐसा होगा कि अगर दोस्तों किसी भी धातु को आप मान के चलिएगा इस तरीके का, हमने इसको टेम्परेचर दे दिया, तो मैंने अभी कहा कि गैस बर्नर लगाया हमने और इसके अंदर दोस्तों हमने टेम्परेचर दिया इस तरीके से, तो इसकी चाहे पहले लंबाई कितनी थी मेरे पास, मान के चलो 10 मीटर थी। अगर मैं इसमें लगातार टेम्परेचर दे रहा हूं, दैट मीन्स इसका मतलब है इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मान के चलो कितनी होगी 12, लेकिन ओरिजिनल थी कितनी भाई 10। अब इसको वापस से हम ठंडा करेंगे तो क्या होगा, ये सिकुड़ जाएगी। ये यही रूल होता है कि चालकता होती है ना धातुओं में, तो वो चालकता मतलब ऊष्मा को गेन करने की क्षमता होती है, फिर वापस से ऊष्मा को रिलीज करने की क्षमता होती है। तो अगर पटरियों में देखो गैप छोड़ते हैं, तो जब गर्मियां होती हैं तो ये ऊपर से तापमान आता है तो उसको क्या कर लेती है, तापमान को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, लोहे की बनी होती है तो लोहा ऊष्मा का चालक होता है, तो ये दोस्तों बढ़ बढ़ के ना ये गैप दोस्तों क्या हो जाता है, कम। ठीक है, ये बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, ऐसे करके बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। लेकिन बात अगर ऐसी होती है सर्दियों की, तो सर्दियों में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होगा तो वापस से ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे, सिकुड़ जाती है। तो आप कहोगे सर ये बताओ, अगर ये सिकुड़ रही है, फैल रही है, तो इसका मतलब हमें क्या मतलब इस गैप से, गैप क्यों रखा है, हमें गैप बताओ। गैप इसलिए रखा है दोस्तों, अगर मान के चलो गैप ही नहीं रखते, यहाँ पे आप मान के चलो गैप नहीं रखते और बिल्कुल ऐसे सटा के जोड़ देते, तो तापमान होता तो क्या होता बताओ, ये बढ़ती तो फिर क्या होता, इनमें बैंड आ जाता। ये इनको जगह तो चाहिए ना बढ़ने के लिए, तो इनमें क्या आ जाता, इस तरीके से बैंड आता, तो फिर रेलवे ट्रैक में क्या होती, दुर्घटना होने का चांस रहता। इसीलिए इसमें गैप मेंटेन करके रखा जाता है, क्योंकि धातु देखो ऊष्मा देने पर क्या होती है, फैलती है, और ठंडा करने पर क्या होती है, सिकुड़ती है। तो इसमें कुछ दिया हुआ है, क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से ये लागत नहीं बचती, ऐसे नहीं होता। अब ये क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडी होने पर क्या होती है, संकुचित। और एक ऑप्शन और देख लेते हैं, ये इनमें से ये तो है ही नहीं, आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए, गुरुत्व का कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो धातुएं गर्म करने पर फैलती है, ठंडी करने पर सिकुड़ती है। मैंने आपको वही बताया, सर्दी में सिकुड़ जाती है, गर्मी में फैल जाती है। बेसिक कंसेप्ट यही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 24 क्या कह रहा है, 24 में देखो क्या दिया है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। समझ रहे हो, हम लोग कहीं घूमने गए, मान के चलो आप कश्मीर गए, तो कश्मीर में डल झील है, डल झील पे जाओगे तो वहां पर टेम्परेचर हो गया डाउन, तो उस केस में पानी उसका ना जमने वाला है। तो फिर कह रहा है झील के अध स्थल में जल का तापमान क्या होगा। अब इसका लॉजिक क्या होता है, आपको क्या लगता है, जहां अगर समंदर जमा हुआ है, झील जमी हुई है, मान के चलो ये झील है, ठीक है, और झील के इस नीचे करके दोस्तों इसमें क्या है, पानी है, तो ये क्या है दोस्तों, ये बर्फ है। आपको पता है ऊपर तो हमको दोस्तों बर्फ दिखाई देती है, आप अगर कभी घूमने जाना हो तो पता है डल झील में तो लोग क्रिकेट खेलते हैं इसके ऊपर, सर्दियों में इतनी जम जाती है। तो दोस्तों ये बर्फ जम गई है, लेकिन इसके नीचे का तापमान पता है आपको कितना रहता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बिल्कुल पानी वाली पोजीशन में होता है, और ये वाला क्या होता है, बर्फ वाली पोजीशन में। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि बाहर से और ठंड इसमें प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि बर्फ ऊष्मा का क्या होती है, कुचालक। क्या होती है, बर्फ ऊष्मा का दोस्तों कुचालक होती है। इसलिए ना नीचे का तापमान कितना बना रहता है, हमेशा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपको अच्छी तरीके से मालूम है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जमता नहीं है, पानी कब जमता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। इसीलिए इसने कहा है कि आधे स्तर पर जल का तापमान क्या होगा, बर्फ तो जमने वाली है, जम तो जाएगी, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन में जमेगी, लेकिन बाकी में क्या होगा, टेम्परेचर कितना होगा, एक ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में क्या कह रहा है, देखो ऊष्मा संचरण की किस विधि में, ऊष्मा संचरण के किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते। मैंने आपको बताया था, जैसे चाय का ग्लास, चाय का कप है हमारे हाथ में, मैंने आपको कहा था कि दोस्तों इस तरह की कंडीशन है, ये चाय का कप है, ठीक है, और इस चाय के कप में हमने लगा दिया ये पकड़ने वाला सिस्टम, और इसके अंदर क्या भरी हुई है दोस्तों, चाय भरी हुई है, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल दे के बताया था कि ऊष्मा संचरण की दोस्तों कितनी विधियां होती हैं, 3। ऊष्मा संचरण की हमारे पास कितनी विधि होती है दोस्तों, 3 होती है। पहला क्या होती है, चालन, ठीक है, और एक कौन सी होती है मेरे पास, संवहन, ठीक है, और एक कौन सी होती है, विकिरण। अब मैंने आपको तीनों को समझा देता हूं वापस से, थोड़ा सा एग्जांपल दे के। देखो चालन में क्या होता है दोस्तों, चालन में आपने अगर किसी भी धातु की रॉड को इस तरीके से, मैंने अभी भी एग्जांपल दिया था कि गैस बर्नर की सहायता से यहाँ पर आप उसको दोस्तों क्या दे रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो। इसका टेम्परेचर कितना है दोस्तों, यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर इसका तापमान कितना है, मैं मान के चलो 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें चालन में क्या होता है दोस्तों, माध्यम के कण या जो भी वस्तु होगी ना, उसके कण आपस में गति नहीं करते, बिल्कुल स्टेबल होते। मान के चलो ये रॉड है, इसको हम एक तरफ से क्या कर रहे थे, टेम्परेचर दे रहे हैं। अब इधर से हम टेम्परेचर देंगे तो इसका सिरा तो उतना गर्म नहीं रहा जितना इतना है। ये कब तक होगा, तो ये कहा जाता है कि अगर वह कौन सी, क्या कारण है कि अगर धातु के छड़ को एक सिरे को गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। दोस्तों यहां से हीट है ना, देखो मैंने कहा ना 100 है, यहां पर कितना है, 60। अब नेचुरल रूप से क्या कहते हैं, हीट का ट्रांसफर कहाँ होता है, उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर। 100 ज्यादा होता है या 60, 100 ज्यादा होता है तो तापमान कहाँ आएगा, इधर,
और कब तक आएगा, जब तक ये दोनों क्या नहीं हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, जब बराबर हो जाएंगे तो ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन तब तक आता रहेगा दोस्तों, ये रहेगा। अब इनमें जितना ज्यादा अंतर होगा ना, उतना ही ज्यादा यहाँ पर ऊष्मा का क्या होता है, प्रवाह होता है। ये कंडीशन है, ये नेचुरल है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा, तापमान में अंतर तो वो होगा। इस कंसेप्ट में ना दोस्तों, ये माध्यम के जो कण है ना दोस्तों, वस्तु के कण गति कभी नहीं करते हैं, ध्यान रखना। केवल एक ही विधि है जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते, और वो क्या है, चालन। कण गति नहीं करेंगे, तो ये हमको आपको ध्यान रखना, बिल्कुल स्थिर रहते हैं। क्या रहते हैं कण दोस्तों, इसमें स्थिर रहते हैं, पहली कंडीशन। अब आप कहोगे सर इसमें इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज इस विधि का होता है दोस्तों, जैसे किसी धातु के एक छड़ को गर्म करने में, या हमारे पास कोई मेटल है, या हम लोग देखते हैं कुछ चालक है तो उनके सिरों को हम लोग गर्म करते हैं, तो वहाँ यूज होता है। जैसे मैंने चाय के कप के बारे में बात कही थी, तो ये जो हीट है ना, यहाँ से अंदर से कप गर्म होगा तो बाहर भी हमको गर्म महसूस होगा, क्योंकि दोस्तों इस चाय से हीट जाना वो अलग कंसेप्ट है, उसमें तो संवेदन आ जाएगा। लेकिन कप के एक सिरे से गर्म होने के बाद, जैसे ये कप है तो इसका इस तरह इसने चाय ने गर्म किया तो उधर भी गर्मी लगती है, उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है चालन। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं संवेदन की। संवेदन में दोस्तों कण क्या करते हैं, गति करते हैं। कण क्या करते हैं, गति करते हैं, इसमें गति होती है। अब जैसे अगर इस कप की बात करूं मैं, आप लोग इसको हिला दोगे चाय को ऐसे करके, तो उस केस में क्या होगा, ये मोमेंट हो जाएगा, गति हो जाएगी, इसमें से जो हीट निकल के ऊपर जाएगी, वो किसका कारण होता है दोस्तों, संवेदन का। और मैं आपको कारण बताऊं, सूरज से जो हमारे पास ये सन है, सन से जो ताप आता है, ठीक है, सनलाइट आती है, ये क्या हमारे पास अर्थ, तो जो भी वायुमंडल है, ठीक है, उसका तापमान का क्या होना, उसका तापमान बढ़ना, उसका तापमान कम होना, किसका कारण होता है दोस्तों, संवेदन का कारण होता है। घर पे कूलर लगाते हैं तो कूलर पूरे रूम को ठंडा कर देता है, वो भी कौन सी विधि के द्वारा होता है, वो भी संवेदन के द्वारा होता है, क्योंकि पहले वो गर्म होता है, जब कूलर से ठंडी हवा आती है तो हीट दे 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 के उसमें पार्टिकल क्या करते हैं, मूव करते हैं। फ्रिज, एसी, कूलर सब इसी पे काम करते हैं, संवेदन पर। फ्रिज का ठंडा होना भी किस विधि पर आधारित है, संवेदन पर। आगे हम बात करेंगे दोस्तों विकिरण। देखो इन दो विधियों की एक खासियत और बता देता हूं, जो क्वेश्चन होता है चालन और संवेदन में माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है इन दोनों विधियों में, ये आपको ध्यान रखना है। आवश्यकता वाला जो कंसेप्ट है ना माध्यम का, ये दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी यहां हो सकता है, आगे सीरीज में आ भी सकता है। जब विकिरण में क्या होता है दोस्तों, सूर्य से जो हमको ऊष्मा मिलती है वो किस विधि के द्वारा मिलती है, विकिरण के द्वारा। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, पार्ट नंबर 1 में ये चीज कहा गई थी कि टोटल जो विकिरण तापमापी है वो किसको नापता है, वो पायरोमीटर होता है, या पायरोमीटर क्या नापता है, ठीक है, टोटल हमारे पास रेडिएशन मेजरमेंट होता है, तो मतलब कुल विकिरण मापी होता है। उल्टा सीधा घुमा के पूछ रखा है, और वो भी पता है किस लेवल से पूछ रखा है, आरआरबी ने, रेलवे ने पूछ रखा है इस क्वेश्चन को। एक बार इधर से पूछा, एक बार उधर से पूछा है। तो आप ध्यान रखना, सूरज से जो पृथ्वी पर हमें ताप मिलता है, ऊर्जा मिलती है, वो किस विधि के द्वारा मिलती है, विकिरण के द्वारा। और इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, हमको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना। क्यों नहीं होती, देखो सूरज से और पृथ्वी के बीच में बात करेंगे दोस्तों, बहुत सारे माध्यम होते हैं, वैक्यूम होता है, स्पेस पड़ता है, तो वहां हम लोग माध्यम को काउंट नहीं करते हैं। अब हमारे ऑप्शन पे आइए, ऊष्मा के किस संचरण की गति में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं नहीं जाते दोस्तों, किस में नहीं जाते, चालन में नहीं जाते। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 26 में क्या कह रहा है कि देखो द्रव एवं गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है। देखो ठोस जो भी पदार्थ होंगे दोस्तों, ठोस पदार्थों में किस विधि का उपयोग करते हैं दोस्तों, चालन का। ठीक है, द्रव एवं गैस में किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, संवेदन का। मैंने कहा ना कि फ्रिज का ठंडा होना और हमारे पास एसी का, तो इसमें आंसर क्या आएगा दोस्तों, संवेदन आएगा। दैट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27 है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में किस संचार माध्यम से आती है, अभी बताया था दोस्तों, रेडिएशन। ठीक है, विकिरण विधि के द्वारा दोस्तों आती है। तो ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि विकिरण में हमको ना तो माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसमें पार्टिकल मूवमेंट करते हैं आपस में, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 है। 28 क्या कहता है, 28 में दोस्तों दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है दोस्तों, लकड़ी नहीं है, इनकी तुलना में चमड़ा नहीं है, लकड़ी क्यों होगी दोस्तों, पारा होगा। दैट इज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मरकरी। क्या बोलते हैं इसको, मरकरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पारा इसका ज्यादा सर्वोत्तम चालक है। आगे हम लोग और बात करें, क्वेश्चन है हमारे पास 29। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, ठंड के दिनों में लकड़ी का, एक तो दोस्तों ठंडी, अब जैसे अब सर्दी पड़ रही है तो एक तो हमारे पास किसका, लकड़ी का एक टुकड़ा होता है, एक क्या होता है, लोहे का। अब उन दोनों को दोस्तों बाहर रख देंगे और हमें सुबह हुआ
हम जाके देखेंगे कि भाई ये दोनों में से ठंडा कौन सा लग रहा है, तो उसको महसूस करने के लिए क्या करेंगे, उनको टच करना पड़ेगा। तो यही कह रहा है सवाल कि सुबह हमने रात को एक लकड़ी के टुकड़े को भरा, गुटके को रखा, और साथ में किसको रखा, लोहे के गुटके को रखा। तो उसमें हम लोगों ने सुबह प्रातः काल में तो छुए उनको, तो लोहे का गुटका ज्यादा ठंडा लगता है किसकी तुलना में, लकड़ी के। अब आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन बताया था कि दोस्तों लकड़ी क्या होती है, ऊष्मा का कुचालक होती है, जबकि जो गुटका वो जो लोहा है, तो लोहा तो ऊष्मा का वैसे ही सुचालक होता है, तो वो ठंडा भी जल्दी होगा तो गर्म भी जल्दी होगा, क्योंकि वो ऊष्मा को गेन करने की क्षमता रखता है, उसको लेने की भी क्षमता रखता है, तो उसे छोड़ने की क्षमता रखता है। तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन लगेगा, लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से, ये ताप वाला कंसेप्ट तो लागू नहीं होगा। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखो लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक नहीं, बाहरी होता है, ये ऑप्शन नहीं लगेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, वी, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है दोस्तों, कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो क्या होगा। देखो ये कई बार है ना, हम लोग अनाड़ीपना कर देते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार जब ये फ्रिज ही ले लिया तो फिर कूलर लाने की क्या जरूरत है। ये भी बात सही है, कूलर लगाने की क्या जरूरत है, इसलिए जरूरत नहीं है कि अगर फ्रिज है अगर ठंडा करने का काम करता है तो फिर कूलर भी ठंडा काम करने का करता है। तो वो पता है क्या सोचते हैं, वो दोस्तों फ्रिज के दरवाजे को खोल देते हैं। अब वो सोचते हैं कि पूरा कमरा ही ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होने लगता है, फ्रिज का दरवाजा खोलने पर अगर आप फ्रिज को अगर चालू रख दोगे तो उस केस में पता है क्या होगा, रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे दोस्तों बढ़ने लगता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो वो केस होगा, क्योंकि हमें जो फ्रिज बनाया था ना, वो फ्रिज दोस्तों इसलिए नहीं बनाया था कि वो कमरे को ठंडा करे। फ्रिज को दोस्तों इसलिए बनाया गया था कि इसमें एक फ्रीजर नाम की जगह होती है ऐसे करके, तो उस फ्रीजर को ये कहा गया फ्रीजर को ठंडा करने के लिए। देखो ये हमारे पास क्या होता है, ये फ्रीजर होता है दोस्तों। जो भी चीजें होती है यहाँ से ठंडा होती है, यहीं से हवा नीचे जाती है ऊपर आती है, ठीक है। इस विधि में संवहन विधि के द्वारा ये ठंडा होता है। हम लोग इसको ठंडा नहीं करते, इसी से ऑटोमेटिक ठंडा होता है ये। तो हम ठंडा किसको करते हैं, छोटे से स्थान को, इसीलिए इसको बनाया गया इसके लिए, ना कि कमरे के लिए। तो अब कमरे में इसको खोलोगे तो इसे ये दोबारा से ज्यादा हीट मतलब वर्कलोड बढ़ेगा तो हीट डेवलप करने लग जाएगा, कंप्रेसर ज्यादा चलेगा। तो दोस्तों देखो ये नहीं हो जाएगा, कमरा के रेफ्रिजरेटर के अंदर से ताप अधिक ठंडा हो जाएगा, नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। कमरा धीरे धीरे क्या होने लगेगा दोस्तों, गर्म होने लगेगा, वही हमारे पास ऑप्शन होगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर 31 है ये हमारे पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 31, ये क्या कह रहा है, इसमें दोस्तों धूप से बचने के लिए छाते के रंग में संयोजन निम्न में से सबसे उचित कौन सा है। देखो मैंने आपको जब लाइट पढ़ाया था तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, क्योंकि प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है दोस्तों, 7, BIB GY और OR। सुनो ये हमारे पास इसमें से एक तो मेरे पास मैंने आपको बताया था कि दोस्तों जो सफेद, एक तो होता है व्हाइट, व्हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सफेद। सफेद और काला कोई रंग नहीं होते, आपकी खोपड़ी में अच्छी तरीके से बिठा लेना इस बात को, और मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, काला और सफेद दोस्तों पर्टिकुलर कोई रंग नहीं होते। क्योंकि देखो अगर प्रकाश की किरण अगर ऐसी वस्तु पे पड़ जाए, आप लोग सोचो, हम किसी ने लाल शर्ट पहन रखी है, हमें लाल क्यों दिखाई देती है, उसका कारण ये है प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अगर वो किरण उस पर जाती है ना, तो वो बाकी के रंगों को तो अवशोषित कर लेती, केवल एक ही रंग को वो वापस करती है, वो होता है रेड, इसलिए वो हमको कैसी दिखाई देती है, लाल। अब ठीक है भाई, इनमें कहीं काला और सफेद तो हमारे पास है नहीं, ये बैंगनी है, नीला है, हमारे पास जामुनी, नीला, ग्रीन, हरा, येलो, ऑरेंज, और हमारे पास क्या है, रेड। लेकिन इसमें काला और ब्लैक है नहीं दोस्तों। ऐसा होता है यदि काली वस्तु है उसके पास हम लोग प्रकाश की किरण जाएगी, प्रकाश की किरण जाती है ना, वो सब रंगों को क्या कर लेती है, एक साथ अवशोषित कर लेती है, वो कुछ भी वापस नहीं भेजती। अब जब कुछ भी वापस नहीं आता तो हमें कुछ ही नहीं दिखाई देता, इसका मतलब वो सारी की सारी ऊर्जा को ले लेती है। मतलब उससे अर्थ है अगर 7 में से एक भी कलर होता है तो वो वापस हमारे पास आ जाती है, तो हम कलर देख लेते। लेकिन इसीलिए कहा जाता है काला कोई कलर नहीं है। काला क्या है दोस्तों, ये रंगों की अनुपस्थिति, वहां पर कोई रंग है ही नहीं, तो उसको अनुपस्थिति को दर्शाता है। दूसरा व्हाइट जो होता है ना दोस्तों, व्हाइट क्या करता है, ये रंगों को अवशोषित नहीं करता दोस्तों, जितने भी रंग होते हैं उनको सबको वापस कर देता है, ठीक है। अब आपको पता है जब सब रंग एक साथ आते हैं तो सातों रंग मिलकर कैसा प्रकाश, कैसी रंग बनाते हैं, सफेद। तो इसीलिए सफेद रंग होता है दोस्तों रंगों की उपस्थिति को दर्शाता है, काला होता है वो रंगों की अनुपस्थिति को दर्शाता है। आपसे सवाल क्या कह रहा है, और एक चीज और है, एक चीज और सुन लो, सफेद जो रंग होता है ना दोस्तों, ये इसकी सभी को, ठीक है, सभी ऊष्मा को क्या कर देता है दोस्तों, ये परावर्तित, सभी ऊष्मा को क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा। जबकि जो काला होता है सभी को अवशोषित कर लेता है, ठीक है, सभी ऊष्मा को, जितनी भी ऊष्मा आती है उसको एब्जॉर्ब या अवशोषित कर लेगा ये वाला भाग। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें देखो क्या है, इसने कहा है कि हम लोग कैसी छतरी लें, ऊपर कौन सा कलर हो, सफेद, ऊपर कौन सा कलर हो। देखो हम लोग अगर छाता बनाते हैं दोस्तों, ऐसे करके छाता हम बनाएंगे प्यारा सा, और इस छाते के अंदर इस तरह की
हम लोग लगवाएंगे छतरी। तो ये छतरी में देखो कौन सा कलर होता है, ऊपर कौन सा कलर होना चाहिए, सफ़ेद, और नीचे कौन सा कलर होना चाहिए, काला। क्यों? देखो सफ़ेद में हम लोग छतरी किस लिए यूज करते हैं, बारिश से बचने के लिए, धूप, ज़्यादातर धूप से बचने के लिए करते हैं। तो ऊपर धूप नहीं आनी चाहिए, नीचे तो सफ़ेद रंग सारी धूप को वापस कर देगा और बची कुची जो आएगी उसको नीचे से जाने नहीं देगा, बात खत्म। इसलिए ना आप देखो ऊपर क्या होता है, ऊपर काला, ये नहीं है, ऊपर सफ़ेद नीचे काला। दैट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे पास होगा। दोनों काले नहीं लेने हमको, दोनों भी सफ़ेद नहीं लेने, तो वो ध्यान रखना है। अब देखो नीचे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 32, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? वही बात होगी ना, क्योंकि दोस्तों काले वस्त्र ऊष्मा को अवशोषित करने की क्या रखते हैं, क्षमता ज्यादा रखते हैं, और सफेद वस्त्र होते हैं वो सारी की सारी ऊष्मा को क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखो इनके पास पहुंचने वाले सभी प्रकार को अवशोषित कर लेते हैं, ये भी बात सही है। ये तो काले वस्त्र सफेद वस्त्र ये नहीं, अब ये तो रिफ्लेक्ट करते हैं ना, उनके पास जो भी प्रकाश आता है श्वेत सफेद वस्त्रों के पास, उसको सबको क्या कर देते हैं दोस्तों, परावर्तित कर देते हैं। ये प्रकाश भेदक नहीं, ये भी नहीं है। तो यही ऑप्शन लगेगा दोस्तों कि जितनी भी ऊष्मा मैंने आती है इसके पास सफेद रंग के पास, तो ये सब की सबको क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है वापस की वापस। इसलिए वो कैसे लगता है, हमको ठंडे लगता है। ये SSC 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ इधर जितने भी क्वेश्चंस खुल रहे हैं ना, वो किसी ना किसी एग्जाम में दोस्तों आए हुए हैं। आप लोग इसको ना ज़्यादा से ज़्यादा देखो, शेयर करो। आप लोग इसको जितना ज़्यादा देखोगे आपके क्वेश्चंस का फंडा उतना ही क्लियर होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 33। देखो स्टीफन का विकिरण नियम, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो भी ऊष्मा यहाँ से निकलती है वो किसके समानुपाती होती है, टेम्परेचर के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। या हम लोग देखते हैं कि सिग्मा, इस समानुपाती के साइन को हटाते हैं तो सिग्मा आता है। और इसी नियम को हम किस नियम के नाम से जानते हैं, स्टीफन के नियम से। किस नाम से जानते हैं, स्टीफन के नियम से हम लोग जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों मेरे पास E बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू T4, ठीक है, सिग्मा इंटू T4। तो ये याद रखना है। तो मेरे पास क्या रिलेशन निकलेगा बताओ, ये हो जाएगा मेरे पास E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T4, ठीक है भाई। अब हम लोग देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 34। 34 में हम लोगों ने देखा, 34 में क्या दिया हुआ है, गर्म जल 90 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना आता है, 80, और उसमें कितना समय लगता है, 10 मिनट का। तो दोस्तों 80 से 70 आने में कितना समय लगेगा। इतना गजब का बेसिक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन मैंने आपको जब पढ़ाया था, तो मैंने आपको न्यूटन का शीतलन नियम पढ़ाया था, और न्यूटन कूलिंग लॉ में एक बात आपको अच्छे से समझाई थी कि न्यूटन, ठीक है, न्यूटन का शीतलन नियम। और न्यूटन के शीतलन नियम में आप लोग अगर इसको यूज करोगे तो इसमें कंसेप्ट निकल के आता है T1 माइनस T2 बटे दोस्तों क्या होता है, T1 माइनस T2 बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 बटे क्या होता है 2, और मेरे पास होता है ये वाला। अब सुनो, इसमें पता है क्या आएगा, इसको सॉल्व भी कर सकते हो आप, लेकिन मैं आपको एक इसका ट्रिकली तरीका बताता हूँ। यहाँ पर T क्या है दोस्तों, समय, T क्या है बताऊँ, समय, और आप लोग बताऊँ T नोट क्या है दोस्तों, ये वायुमंडलीय तापमान है जिसका मान कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग जनरल रूप से लेते हैं। अब हमको क्या दिया हुआ है, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, तो आप इसको केल्विन में चेंज कर सकते हो। T1 का मान कितना दिया हुआ है, देखो T1 का मान यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों 90 डिग्री सेंटीग्रेड। T2 का मान आपको कितना दिया है, हमारे पास T2 का मान दिया है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले केस में यहाँ से आप यूज करोगे ना, T1 का मान है, T2 का मान है, T का मान कितना है दोस्तों 10 मिनट, तो आप लोग यहाँ यूज कर सकते हो। T का मान आपको कितना दिया है, 10 मिनट दिया है। तो यहाँ पर K इसका मान है, 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 इसका है, इसका है, इसका नहीं है। तो पहली वाली कंडीशन से किसका मान निकालोगे आप लोग, K का। देखो आप लोग K का मान निकालने के बाद दोस्तों K आएगा ना हमारे पास, तो K का मान हम निकालेंगे दोस्तों। K का मान निकालने के बाद है ना, दूसरी कंडीशन क्या लगाएंगे हम लोग, T1 T2 चेंज कर देंगे। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, दूसरी वाली कंडीशन में पहली वाली कंडीशन हम लगाते हैं, तो दोस्तों हमको किसका मान आता है, K का। किसका मान आता है हम लोग, K का। मान के चलो कुछ भी मान आ गया XYZ, उस K के मान को अगली बार जब हम यूज करते हैं तो देखो क्या आएगा, उसमें हमको दे रखा है, हमको कहाँ से कहाँ करना है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड से कहाँ पर लाना है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और उस केस में हमारे पास T1 कितना होगा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। T2 कितना होगा बताओ, ये होगा 70 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पास K का मान यहाँ ऑलरेडी रहेगा, T नोट का मान आपके पास ऑलरेडी रहेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको ज्ञात क्या करना है, स्मॉल t ज्ञात करना है आपको। ये सवाल है आपका, ठीक है। तो आप लोग देखो, मैं आपको तरीका बताऊं कि अगर दोस्तों 90 से, देखो 90 से कितना आ रहा है, 80 आ रहा है, तो इसमें कितना समय लग रहा है। देखो यहाँ से मैंने आपको बताया भी था, 90 से दोस्तों कितना आता है, 80 आता है। 90 डिग्री से 80 डिग्री आने में कितना समय लगता है दोस्तों, 10 मिनट। 10 मिनट तो तब लगा, लेकिन अगर दोस्तों ये ना 100 से 90 आया होगा ना, तो इसमें 10 मिनट से क्या लगा होगा, कम। ये मैंने बताया था। और अगर दोस्तों ये अब कितने से कितना पूछा है, 80 से 70 पूछ रहा है, कहाँ पूछ रहा है, 80 से 70, तो 10 से क्या लगेगा, ज़्यादा।
ठीक है, 10 से क्या लगेगा, यहाँ पर 10 से होगा दोस्तों ज़्यादा या अधिक होगा, ध्यान रखना। उसका कारण ये है क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा उच्च टेम्परेचर होता है उसमें हीट रिलीज उतनी ही फास्ट होती है। यहाँ पर 10 मिनट लगती है, यहाँ पर 10 से कम लगती है। नीचे टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन, और टेम्परेचर जितना ज़्यादा डाउन होगा उतना ही क्या लगेगा दोस्तों, समय लगेगा। तो आपसे पूछ रहा है 100 से 90 नहीं पूछ रहा है, आपको 90 से 10 का टाइम दे दिया है 10 मिनट, और 100 से 90 में तो दोस्तों इससे भी कम लगेगा, और 80 से हम लोग बात करेंगे ना, यहाँ पर 80 से 70 में तो और भी क्या लग जाएगा दोस्तों, और थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा 10 मिनट से, लेकिन कम नहीं लगेगा। ज़्यादा तापमान अंतर होता है दोस्तों तो इजी गोइंग तरीके से हीट ट्रांसफर होती है, लेकिन तापमान अंतर दोस्तों कम हो जाता है तो उसमें टेम्परेचर में अगर ऊष्मा रेट में क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए आप लोग ट्रिक से भी सॉल्व करते हैं इसको, 10 मिनट से ज़्यादा का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास लगेगा दोस्तों बी। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, क्या दिया हुआ है, निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है। देखो ये दिया जाता है दोस्तों माइनस के 190 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस के 196 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो कृत्रिम गर्भाधान के लिए आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अब हम लोग प्रेगनेंसी करते हैं ना, जैसे ये हमारे पास परखनली IVF टेक्नोलॉजी चल रही है, तो उसमें शुक्राणु जो होता है उनको कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है, माइनस को 196 डिग्री सेंटीग्रेड कृत्रिम गर्भाधान के लिए। ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो हम लोग दोस्तों इसको रखते हैं, ठीक है, तो ये कितने पर रखते हैं स्पर्म को, शुक्राणु को माइनस के इस पर, और किसके अंदर रखते हैं दोस्तों, तरल नाइट्रोजन के अंदर। किसके अंदर रखते हैं हम लोग दोस्तों, तरल नाइट्रोजन के अंदर रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 35 का, ऑप्शन नंबर डी लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 में देखो क्या कह रहा है, 36 में थर्मस में ऊष्मा का क्षय रोका जाता है। देखो हमने थर्मस को ऐसे करके ना, आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स आ गई है दोस्तों, इसके अंदर इस तरह की कोटिंग होती है, और इस कोटिंग में ना हम लोग बताओ, इसमें भर लिया हमने, क्या है, दूध भर लिया पीने के लिए, इसमें दूध भरा है। अब दूध भरा है तो हम दूध को सादा क्या रखना चाहते हैं, ढक्कन लगा दिया इसके, हम चाह रहे कि गर्म रहे। अब इसमें तो ऊष्मा देखो चालन के द्वारा भी निकल सकती है, इसमें संवहन भी हो सकता है, इसमें विकिरण भी हो सकता है। तो हम क्या चाहते हैं कि ऊष्मा कितने प्रकार से निकल सकती है, 3 से, तो हम तो तीनों से ही रोकना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सुबह अगर दूध को गर्म करके रखें हैं तो हमको शाम को भी किस में मिले, गर्म ही मिले, ऐसा हम लोग ये, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि थर्मस को हम लोग आइडियल मानते नहीं है, ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि ऐसा होता है, जबकि वो ऐसा केस केवल तभी संभव है जब आइडियल केस हमारा यहाँ पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 37 में क्या होगा कि न्यून जो क्रायोजेनिक्स जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, न्यून जो तापमान होता है उसका अनुप्रयोग कब होता है, उसका अनुप्रयोग होता है दोस्तों कब, जब अगर दोस्तों अंतरिक्ष यात्रा होगी। अंतरिक्ष यात्रा मतलब जो हमारा रॉकेट होता है ना दोस्तों, सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, तो उस केस में हम लोग कौन से इंजन का उपयोग करते हैं, क्रायोजेनिक। किसका उपयोग करते हैं, क्रायोजेनिक। तो अंतरिक्ष यात्रा में यूज होता है पहली चीज। जितने भी आप लोग अगर देखते हो हॉस्पिटल वगैरह में, तो वहां पर AC लगा होता है। जब ऑपरेट करते हैं, ठीक है, जब ऑपरेट करते हैं तो वहां पर टेम्परेचर को क्या रखते हैं, डाउन रखते हैं। जब भी पेशेंट बाहर आता है तो उसको सर्दी लगती है, आप देखना कभी, ये तो डेली लाइफ का एक पार्ट है। किसी का अगर ऑपरेट हुआ हो, आप हॉस्पिटल में अगर गए हो, तो ये सारी चीज आपको देखने को मिल जाएगी। तो एक शल्य क्रिया होती है दोस्तों, और एक होता है हमारे पास चुंबकीय प्रत्योयापन, ठीक है। तो उस केस में भी हम लोग जितनी भी न्यून टेम्परेचर होगा या क्रायोजेनिक जो अनुप्रयोग होंगे, क्रायोजेनिक का अर्थ दोस्तों हमारे पास लो टेम्परेचर से है। किससे है, लो टेम्परेचर से है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी दोस्तों हमेशा ज्यादातर किस में काम आती है दोस्तों, रॉकेट के अंदर। रॉकेट का जो इंजन होता है ना दोस्तों, वो किसका होता है, ये क्रायोजेनिक तकनीक पर काम करता है, ध्यान रखना। क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बहुत ही कम टेम्परेचर पर इसको ना उसके अंदर तरल अवस्था में भरा जाता है, और ये एज ए क्या काम करती है, फ्यूल का काम करती है। तो आप ध्यान रखना इस बात का। तो इसमें न्यून तापमान का अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मार्क कर लेना। और ये आया हुआ IAS के अंदर आया हुआ है, ठीक है। आप लोग देख लो क्वेश्चन का लेवल क्या है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो इससे अंदाजा लगता है कि हम लोगों को कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना। इसलिए आपको बार बार कहा जाता है, आपको किसी भी चीज़ को लेकर दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना पर्सनल जो भी पढ़ाई से संबंधित प्रॉब्लम है उसको शेयर कर सकते हो, जिससे हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर दें। क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए पढ़ने में, और आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले लो, ठीक है। हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 37। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 के बाद 38 है, तो उसके क्या दिया हुआ है, देखो किसी ठोस पदार्थ के, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे उसका भाप में बदल जाना, ठीक है। उसका देखो कोई ठोस पदार्थ है मान के चलो, और उसको वो लिक्विड फेज में नहीं आएगा। जैसे मान के चलो पदार्थ की अवस्था है दोस्तों कितनी, हम लोग लेके चलते हैं वैसे 5 होती है। सॉलिड के बाद हमारे पास हमने देखा लिक्विड है, लिक्विड के बाद दोस्तों क्या है, गैस है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं दोस्तों सॉलिड के बाद लिक्विड में नहीं आते, वो किस में आते हैं, गैस में। जैसे पानी है,
बर्फ इसका क्या होती है, ठोस अवस्था होती है, तो उसको पिघलाते हैं जब क्या बनता है, पानी, और उसको फिर वापस से अगर टेम्परेचर देते तो वो बन जाती है भाप, तो वो किस में होती है, गैस में। लेकिन ऐसे पदार्थ जो सीधे डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, ठोस पदार्थों से किस में बदल जाते हैं, गैस में, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऊर्ध्वपातन, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहेंगे हम लोग दोस्तों, ऊर्ध्वपातन। ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास ऑप्शन लगेगा दोस्तों 38 में सी, क्वेश्चन नंबर 39। अब देखो, अब इसमें हमने पहले क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि ये ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया क्या होती है। इसमें सवाल आया दोस्तों, ऊर्ध्वपातन पदार्थ क्या होता है हमारा। देखो इसमें लिखने की बात ही नहीं, कपूर होता है, बिल्कुल सही बात है, नेफ्थलीन होती है, बिल्कुल सही बात है, अमोनियम क्लोराइड होती है, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी लगेगा दोस्तों, प्रयुक्त सभी। आप इन तीनों के नाम अच्छी तरीके से माइंड में सेट कर लेना। ये तीनों के तीनों, कपूर तो वैसे ही फेमस है, आप कपूर है ना, करीना कपूर के नाम से याद रखना, आपको जल्दी याद रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से याद रखना, क्योंकि वो कपूर, वो भी पूरी क्या है, कपूर फैमिली है। तो कपूर क्या करता है दोस्तों, सीधा ये ना सॉलिड से कहाँ आता है, ये सीधा दोस्तों लिक्विड विक्विड में नहीं जाता, ये सीधा कहाँ पर आता है, गैस में। और हमको नेफ्थलीन है और अमोनियम क्लोराइड, ये तीनों चीज दोस्तों ये सब्लिमेशन सब्सटेंस में आती है। मतलब सब ऊर्ध्वपातन जितने भी पदार्थ होते हैं तो उनकी एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो इनको नोट डाउन कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, जिस ताप पर, क्वेश्चन नंबर 40 है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में क्या हो जाता है दोस्तों, बदल जाता है। जैसे मान के चलो बर्फ है मेरे पास, ठोस पदार्थ के रूप में क्या है, बर्फ है। बर्फ को मैंने दोस्तों थोड़ा सा गर्म कर दिया, तो उसको मैंने क्या दे दिया, तापमान, तो ऊष्मा पाकर वो तुरंत किस में बदल जाएगा, लिक्विड में। किस में आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा। इसका मतलब उसने कौन सा क्या था वो, देखो हमने किसी ठोस को किस में बदला दोस्तों, ठोस को हम किस में ला रहे हैं दोस्तों, लिक्विड में ला रहे हैं। किस में ला रहे हैं, द्रव में ला रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उनको तो दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, गलनांक। क्या कहेंगे, गलना। ठोस से किस में आना दोस्तों, द्रव में आना क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन क्वथनांक का, देखो वाष्पन अलग चीज है, वाष्पन मतलब लिक्विड उसमें बदल रहा है भाप में, क्वथनांक का मतलब हम उसको बॉईल करते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा दोस्तों, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मेल्ट होना, ठीक है। इसको प्रोसेस में क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। दैट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों हमारे थे दो पार्ट नंबर 2 की जो सीरीज है उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए गए, तो वो आप लोग एक बार ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो और देखो, ठीक है। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप इसमें आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में पर्टिकुलर कोई टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम है कि भाई सर आप लोग इसकी टेस्ट सीरीज में हम लोग इसके क्वेश्चंस अवेलेबल कराओ, तो वो अवेलेबल हो जाएंगे। हमारी साइंस की सटीक गोली जो सीरीज है ना, उसको भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जेम्स सर ने जो सीरीज ला रखी है, झटका सीरीज, ठीक है, बड़ी शानदार है, नाम भी बहुत अच्छा है। तो उसमें झटके लगने के साथ साथ है ना, चीज़ों को याद भी कराते हैं वो। तो हमारी साइंस की सटीक गोली सीरीज में भी आपको ट्रिक्स अवेलेबल करा रखे हैं, आप जाके देखें, प्ले लिस्ट को एक बार टटोलें, तब जाके आपको पता लगेगा कि कितने इंपॉर्टेंट्स आपको वीडियो बना रखे हैं, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे आप लोगों से इसके थर्ड पार्ट के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा, धन्यवाद।